नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टियों का प्रचार एकदम जोर पकड़ चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब भी प्रत्याशियों के नाम को लेकर उलझे पड़े हैं। बात करें अगर कांग्रेस की, तो हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई थी और इस बैठक में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का चयन कर कांग्रेस हाईकमान के पास भेजे जाने की सूचना मिली और कहा जा रहा है कि कल तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। वहीं गठबंधन टूटने के बाद से जेजेपी की बीजेपी की नीतियों को लेकर अक्सर सवाल उठाती जेजेपी दिखती है, जिसमें दोनों पार्टियों पर पड़ी ये दरार और गहरी होती जा रही है। और इसी बीच वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में जेजेपी पर निशाना साधा और नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाने को लेकर विपक्षी बार बार बीजेपी पर जो तंज कसते हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के नाम से फर्क नहीं पड़ता, लोग मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हांसी में व्यापारी संगोष्ठी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत चौटाला के समर्थन में वोट करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हांसी से इस बार वोटों का अंतर 80,000 का होगा। इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सड़े गले सिस्टम को खत्म करने का काम किया है और खासकर करप्शन को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 7S 7X के फॉर्मूले पर काम किया है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जुबानी हमलों और आरोप प्रत्यारोप के परे जनता किस पर भरोसा जताती है। इन सभी मुद्दों पर करेंगे आज के इस मसले पर चर्चा। हरियाणा में अपनी सरकार चल रही है, 10 साल नरेंद्र मोदी जी को अपनी हुए हुए इस पूरे कार्यक्रम का काम बहुत किए। सरकारों का काम का विकास करना, बहुत से काम याद करा रहे थे, मुझे भी याद कराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, आप लोगों को केवल फांसी की बात ध्यान में रहेगी, क्योंकि आप फांसी की विधायक है, फांसी की जनता हमने पूरे हरियाणा में से काम किया। इस सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और अपनी पार्टी के जो लोग हैं, विधायक हैं, मंत्रियों को किया ही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री नहीं है, वहां भी उन्हें बराबर के काम किए। याद 2014 के जो पहली बार विधानसभा में आए, आपने सबसे पहली जो सेशन की घोषणा थी कि 90 के 90 विधायकों के क्षेत्रों में 5 करोड़ रुपया विकास के लिए और मैं सेंक्शन करता हूं 450 करोड़ रुपया हमने दिया। ऐसा है कि सिर्फ एक तरफा प्रचार, एक तरफा चुनाव प्रबंधन की मीटिंगें भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं। एक कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, हमारे 10 के 10 कैंडिडेट आ चुके हैं। सभी तरह की पन्ना प्रमुख की, मंडल की मीटिंगें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ विचारधारा और जो एक भाव है दुनिया के देश के अंदर की मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। कैंडिडेट कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और जो भी कैंडिडेट हैं वो सोच समझ करके, जिससे कि सर्वव्यापी हमारा प्रभाव हो, सभी जातियों में हो, सभी क्षेत्र में हो, और उसको देख करके टिकटें बहुत अच्छे आदमियों को दी गई हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, यानी पहले फेज के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियां जो हैं वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं, लगातार रैलियां कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं और जनता को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही हैं कि इस बार वही उनकी मांगों को पूरा करने वाले हैं। बीजेपी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर चुकी है और अब प्रत्याशियों के समर्थन में और उनके समर्थन में वोट देने के लोगों से बार बार अपील कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी भी जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने में असमर्थ नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है बैठकें हो रही हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। हालांकि कांग्रेस को लेकर के बात सामने आ रही है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक थी उसमें सूची तैयार हो चुकी है और हो सकता है कल प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो। लेकिन दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप और जुबानी हमले भी लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी जेजेपी का जब से गठबंधन अलग हुआ है, यानी गठबंधन टूटा है, तब से जो है जेजेपी लगातार हमलावर दिखती है। हालांकि आज वित्त मंत्री ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रत्याशी का नाम ज्यादा मायने नहीं रखता,
बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोग वोट डालेंगे तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हालांकि ये तो देखने वाले समय की बात होगी, आने वाले समय की बात होगी, लेकिन अभी जो है प्रचार प्रसार तेजी पर है। बैठकें, मीटिंगों का दौर जारी है, रैलियों का दौर जारी है और सभी जो पार्टियां हैं राजनीतिक, वो प्रयास कर रही हैं कि कैसे जनता के वोटों को अपने पक्ष में बटोरा जाए। और इसी को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। और आपको बता दें कि इस बीच जो है कुछ ही दिन बचे हैं, 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होगा। और अब जो है पार्टियां, क्योंकि पहले फेज के मतदान के एक हफ्ता भी बाकी नहीं है, इसको लेकर के और ज्यादा एक्टिव पार्टियां नजर आ रही हैं, जुबानी हमले भी कर रही हैं, प्रचार में व्यस्त हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो है प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के लिए अभी भी समय मांग रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे आज चर्चा और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्जुन सुडैल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अजय चौधरी जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल हांडा जी आज आप ही से पूछ लेते हैं। चुनाव का जो पहला मतदान फेज है, पहला फेज है 19 तारीख को है, कुछ ही समय बचा है। ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से या बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ये एक तरफा मुकाबला है। बीजेपी ने आज कहा कि एक तरफा मुकाबला है। वित्त मंत्री से जब पूछा गया, क्योंकि उन्होंने कहा हमने तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है, हम जा जाके प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो अभी तक प्रत्याशियों का नाम ही नहीं ऐलान कर पा रहा है। तो ये मुकाबला ही एक तरफा है, कह रहे हैं वो सीधे सीधे। हांडा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपने मुझसे सवाल पूछा, आप कुछ डिस्टर्ब की ज्योति जी, दोबारा से अपना सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि आज वित्त मंत्री ने कहा कि हमने 10 जो प्रत्याशी हमारे नाम का ऐलान भी कर दिया है, हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर ही अटका हुआ है। ये मुकाबला एक तरफा है। ज्योति जी, आपको नमस्कार, सभी प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। सब कुछ काबिले मरम्मत है, सब कुछ काबिले मरम्मत है इस जहां में एक एतबार के सिवा। एतबार एक ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। तो मैडम, मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि मुकाबला एक तरफा तो नहीं है, मुकाबला तो दिस इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। ये हमारे प्रत्याशियों की बड़ी चिंता कर रहे थे। मैं इनको बता दूं कि हमारे पास 362 आवेदन आए थे ये एमपी के सांसदों के चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से 30 हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। अब उस 30 में से भी आउट ऑफ 30 ऑल्सो हम 10 जो हैं वो भी हम चूज कर लेंगे। तो मुकाबला एक तरफ नहीं है, इसमें तो बड़ी कड़ी टक्कर है। आप देखिए जहां जहां, लेकिन आप कह रही है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, बाकी जेजेपी और इनेलो का क्या? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ मैडम, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं वो भी लड़े, देखिए लोकतंत्र है, हर किसी को लड़ने का अधिकार है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां जहां पर ये लोग जा रहे हैं, खास करके जजपा और भाजपा वाले, इनका इतना विरोध हो रहा है कि लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, इनकी गाड़ियां वापस मुड़वा रहे हैं। कोई चाहे आप करनाल की बात ले लीजिए, कुरुक्षेत्र की ले लीजिए। अरे मैंने आपका नाम कहाँ लिया? नहीं, मैंने कहीं नेता वालों की मैंने बात नहीं की। अर्जुन जी, जजपा भाजपा के लिए बोला है, ध्यान से सुना कीजिए। अर्जुन जी, आपकी बारी जब आएगी खुलकर विरोध कीजिएगा, जवाब दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए। हाँ जी, उचौना से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, सोनीपत से, कहाँ पर इनका विरोध हो रहा है। काले झंडे इनको दिखाए जा रहे हैं और गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। पब्लिक, मतलब आप ये देखिए कि उनकी गाड़ियां वहां पर रुकने नहीं दे रही हैं, गाड़ियों को वापस मुड़वा दे रही है। यहाँ तक कि कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ जो गोबर के ऊपर होते हैं ना, वो भी फेंके गए। और किसका यहाँ फेंकेंगे और किसको फेंकेंगे वो उनको पता होगा, प्रवक्ता को। नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे उसकी। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व सीएम जो है मनोहर लाल जी आज हांसी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने कहा एक तो हम जीतेंगे 80,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीतेंगे, और उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि जब से बीजेपी आई है जो पुराना सड़ा गला सिस्टम था उसको खत्म करने का हमने काम किया है।
जी नहीं, इन्होंने सिस्टम को एक्चुअली में गला छड़ा हुआ और बदबूदार बना दिया इन्होंने। जो हमारा हरियाणा प्रदेश एक बहुत अच्छी तरक्की के रास्ते पर था, जो कि पर कैपिटा इनकम में बहुत अच्छा था, पहलवान बेटियों के साथ जो भी मतलब खेल लाओ पदक पाओ, और IT हब हमने बनाया सॉरी, इतने सारे हमने इंस्टीट्यूट बनाए, हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई, यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल जी के नाम से भी एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। कोई मन में हमने बैर भाव नहीं रखा किसी के लिए कि वो दूसरी पार्टी के हैं तो उनका सम्मान ना करें, नहीं, जो सम्मानित व्यक्ति है उनके नाम पर हमने यूनिवर्सिटी भी बनाई। सड़ा हुआ सिस्टम तो इन्होंने कर दिया 7.5। देखिए, मैं थोड़े से मुझे मुद्दे गिनवाने दीजिएगा ज्योति जी, आपकी इजाजत चाहूंगी। देखिए, आप 4.5 लाख करोड़ का कर्जा प्रदेश पर हो गया, सबने मिल बांट कर खाया, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो कि सिर्फ 56,000 करोड़ हुआ करता था 1966 से लेकर 2014 तक। तो कोई काम भी नहीं हुआ, कोई एक यूनिवर्सिटी बनी और आकर 5,000 स्कूल बंद हुए हैं। अभी कल की हम दुर्घटना ले लें, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, जो जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। तो ये इनका प्रशासन जो है भाजपा का सोया हुआ था, कुछ किया नहीं इन्होंने। और दूसरी बात, पहलवान बेटियां, किसान, अपने 750 किसानों की हत्यारी तो सरकार है ही है, उनको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? अगर अहमदाबाद से मोदी जी दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे किसान भाई हरियाणा, पंजाब, यूपी से क्यों नहीं दिल्ली आ सकते? और 4 किसान अभी भी मारे गए, एक के तो माथे पर गोली लगाई, 4 दंगे इनके टाइम पर हुए। प्रॉपर्टी, पहलवान बेटियां, आशा वर्कर्स, आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, किसान धरने पर बैठा है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स और ड्राइवर्स तक धरने पर बैठे हुए हैं। परिवार पहचान पत्र नहीं था, वो परमानेंट परेशानी पत्र था। पोर्टल इन्होंने खेला, जिससे भोले किसानों को कुछ समझ में नहीं आया, और वो बेचारे लुट गए, बेचारे पिट गए, और उन्हें मुआवजा ही नहीं पहुंचा। हांडा जी, बाकी मुद्दे आगे गिनवाइएगा, अभी थोड़ा सा समय की कमी है, बाकी और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोहिला साहब, हांडा जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुकाबला दो तरफा है, सड़े गले सिस्टम को आपने पनपाया है, हमने तो विकास का काम किया था। ये अंदाजी तो कह सकती है, 10 साल से सत्ता से दूर तो बड़ी दिक्कत है इन लोगों को, मैं सत्ता में ये प्रकरण कैसे आ जाए। लेकिन जनता ने इनको नकार रखा है, इनको हर चुनाव में हारे काम किया है, और हमारे पास 10 साल का गिनाने के लिए बहुत काम है जो हमने किए हैं। पहले तो इनकी DPC है, बदली भर्ती और CLU, जो इन लोगों का सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इनका एक DPC का था, इनका भर्ती, बदली और CLU, जिसके लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह बदनाम रही थी। दूसरा रहा था इनका नौकरियों में पैसा लेना, जो कि कई बार साबित हुआ, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्रिएटिव करती है, हमने करके दिखाया कि बिना खर्चे भी हरियाणा में 1,40,000 नौकरियां दी जा सकती है, बिना सिफारिश लोगों की पेंशन बढ़ सकती है, बिना सिफारिश विधुरों की पेंशन बढ़ सकती है, बिना सिफारिश बढ़ सकते हैं। सुनिए ना रोहिला, हमने डिलीवर किया, और डिलीवर करने के बाद हम जनता में जा रहे हैं, और जनता ने एक तरफा मन बना रखा है कि इनके जो ये विपक्ष है ये नकारा है बिल्कुल, और इसको बिल्कुल ठिकाने लगाने का काम जनता 25 तारीख को कर देगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ लोग काले झंडे लेके पहुंच जा रहे हैं किसान। हाँ, मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। जो 2014 में हमारे विपक्ष में थे, 2019 में, 2024 में वही लोग झंडे उठाए हुए हैं। अब उन्होंने कुछ और किसानों ने झंडे उठा लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि भाई ये किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि भाई एक ईमानदार मुख्यमंत्री 9.5 साल कैसे रह गया, या तो बाप आना चाहिए, बेटा आना चाहिए, या पोता आना चाहिए। अब फिर नायब सैनी जी को बढ़ा के, OBC को बढ़ा के नया दर्ज दे दिया इनको। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति उत्तरदायी है, किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक, चलिए रोहिला जी आगे जवाब दीजिएगा, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। अर्जुन जी, सवाल अब आपसे। कांग्रेस का कहना है कि सभी लोगों का अधिकार है लोकतंत्र का चुनाव लड़े, लेकिन मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस में ही है। वो तो समय बताएगा ज्योति जी। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रवक्ता साथी बोल रही थी कि भी हमारा ही मुकाबला है, अभी तक आपने भी कैंडिडेट घोषित नहीं किए, वो देखेंगे। अभी तो एक भी कैंडिडेट मेरे ख्याल से घोषित नहीं किया, हमने भी 2 कैंडिडेट घोषित कर दिया, और हम चुनाव के बीच में भी जा चुके हैं।
हम लगातार आप कुरुक्षेत्र की बात करें या हिसार की बात करें, हम लगातार हमारे कैंडिडेट चौधरी अभय सिंह चौटाला जी निरंतर आज भी कैथल के कई गांव का दौरा कर दिया, कल भी और लगातार चुनाव के बीच में जा रहे हैं। और रही चुनाव लड़ने की बात, इससे पहले जब भी जिला परिषद के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पार्षद के कोई भी चुनाव हुआ, हमने अपने सिंबर पर लड़ने का काम किया। कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, कांग्रेस तो इन चुनाव से भाग रही थी, कोई भी चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा और जो कोई 2-4 जीत के आ गया उनको अपना बताने लग गए। तो इस तरह से जो चुनाव के मैदान में आएगा, चाहे हमने उपचुनाव की बात करी हो। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने उम्मीदवार ही नहीं है। 35 मिनट पहले कोयला चोर को लेकर कोहिनूर बना देते हैं, 35 मिनट पहले कोयला चोर को लेकर के कोहिनूर बना देते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन देखिए कितनी बढ़िया है। लेकिन कोयला चोर बोल रहे थे अर्जुन जी, आप चूंकि आपने कोयला चोर की बात करी, ये तो एक सवाल मेरा और है इस पर। आज जब जेपी दलाल जी से पूछा गया उनके नाम को लेकर के, जेजेपी वाला वो मामला था, उसमें तमाम सारी बातें हुई थी, लेकिन सीधा सवाल मेरा ये है कि जब उनसे पूछा गया कि भाई नवीन जिंदल का इतना विरोध हो रहा है, आप उनको उठा रहे, तो उन्होंने कहा कि प्रत्याशी का नाम इतना मायने नहीं रखता, लोग मोदी के नाम पर वोट करेंगे। मोदी जी तो कोयला चोर बता रहे थे ज्योति जी को। अगर मोदी जी, उन्होंने कहा कि मोदी का नाम ले, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगी, मोदी जी तो कोयला चोर बता रहे थे, जिनको 35 मिनट पहले लेकर के आए और कोहिनूर बना दिया। उसी तरह रणजीत चौटाला जी को लेकर आए 35 मिनट पहले, उनको टिकट थमा दी गई। सारे प्रत्याशी बाहर से हैं, अपना कोई प्रत्याशी नहीं है। और दूसरी बात, आज नवीन जिंदल जी की घोषणा हो चुकी है, उनका टिकट अनाउंस है। ज्योति जी आपको पता है कहाँ है नवीन जिंदल जी? या हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी को पता है कहाँ है नवीन जिंदल जी? बताएंगे रोहिला साहब, कहाँ है जिंदल जी? मैं बार कहता हूँ, अरे एक मिनट इन लोगों ने प्रवक्ता भाई मैंने पूछा, रोहिला जी नवीन जिंदल जी कहाँ है, सिर्फ इतना बताइए। शांति रखिए ना सर जी। भारतीय जनता पार्टी में जो भी अच्छा स्वागत करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। एक बात नहीं, कोयला चोर हो, कोई हो, सबको स्वागत है। सुन लीजिए माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री है, बहुत मजबूत नेता है, उन्होंने एक प्रोग्राम में बोला था। अर्जुन जी मैं बता दूं, सुन लीजिए रोहिला साहब जवाब सुन लीजिए सर, सुनो। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक कॉन्क्लेव में बिल्कुल ओपनली बोला है, जो भी हमारे अंदर आ रहे हैं उनका सभी का स्वागत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पार्टी भाई साहब आपके नेता शेयर काट के, आपके नेता में शेयर काटी है, आपके नेता आपके नेताओं में जो अवैध संपत्ति के केस चल रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, आपका गवाहियां हो चुकी है, आपको पता है इस बात है, क्यों उसकी सरकार वहां क्यों नहीं जाना चाहते हो आप? चौटाला साहब खुद जेल काट के आए हैं, मान जो भाई साहब सुन लेना, मैं वो चीजें नहीं कहना चाहता, लेकिन आप मजबूर करते हैं। तो अमित शाह जी ने कहा था कि भाई यार कोई भी है उसका स्वागत है। दूसरी बात, किसी के भी केस में भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार कोई मदद नहीं करेगी, सबके एज इट इज केस चल रहे हैं, सबके एज इट इज केस चल रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई किसी को देश हित में अगर कोई काम करना चाहता है तो आ जाए, आप भी आ जाओ, हम तो आपको भी निमंत्रण दे देंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जाती है। और नवीन जिंदल जी 10 साल से इनएक्टिव थे वो, ठीक है ना? उन्होंने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तो कहीं ना कहीं उनका कार्य क्षेत्र रहा है, कुरुक्षेत्र 2 बार सांसद रहे हैं वो, उनके फादर साहब भी सांसद रहे हैं वहाँ, और वो अमित शाह के साथ हमारी सरकार मिली थी भाजपा की, तो उस टाइम भी गठबंधन में हम लोग, एक तरह से उनकी घर वापसी है, तो घर वापसी का स्वागत है। ठीक है अर्जुन जी अब आप अपनी बात रखिए। ज्योति जी देखिए, मैं बता दूं, रोहिला साहब को बता दूं कि नवीन जिंदल जी स्वयं विदेश में है, वो विदेश यात्रा पर अपना मजे कर रहे हैं, यहाँ लोगों को कोई उनसे लेना देना नहीं। जो टिकट अनाउंस होने के बाद लोगों के बीच में भी नहीं आ रहे हैं, वो विदेशों में घूम रहे हैं, तो वो घूमने के बाद क्या हाल होगा उनका। दूसरी बात, कोयला चोर भी इन्होंने ही कहा था और आज साफ सुथरा भी यही बता रहे हैं उसको। और जिस अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की ये बात कर रहे हैं, वो भी तड़ीपार के केस उन पर भी चल रहे हैं, मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, ओम प्रकाश चौटाला जी कोयला चोर में या किसी और में सजा नहीं काट के आए। और दूसरी बात,
उन्होंने 3206 लोगों को नौकरी दी थी। वो लोग आज प्रिंसिपल बने बैठे हैं, वो अपनी जॉब पर है। सुनिए सुनिए रोहिला जी, सुनिए साहब अभी सुनिए, अभी बीच में प्लीज नहीं, उन्होंने सुना था आपको। रोहिला जी सुनिए, रोहिला जी सुनो ना, अब सुनो ना रोहिला जी, मैं बता रहा हूँ। उन्होंने 3206 लोगों को रोजगार दिया था, जो आज भी नौकरी कर रहे हैं, आज भी वो प्रिंसिपल बने बैठे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है। अगर वो नौकरी सही है तो सजा किस बात की? और दूसरी बात, जो आदमी सजा काट कर आ जाता है वो कोर्ट की तरफ से पाक साफ हो जाता है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं बता देता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुनाव में पूरी तरह से पहुंच चुकी है। और जैसे पहले हमने चुनाव लड़े हैं, चाहे मैं उपचुनाव की अगर बात करूं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी वो चाहे राधनपुर से रही हो, उधार का कैंडिडेट लेकर आए थे, चाहे गोहाना से रही हो, वहां भी उधार का कैंडिडेट लेकर आए थे, इलाहाबाद में भी उधार का कैंडिडेट लेकर आए थे। जवाब देना पड़ेगा 3206 वाला जी। ठीक अर्जुन जी, जल्दी से अर्जुन जी समय की थोड़ा सा कमी है, और बाकी लोग भी बने हुए हमारे पास, बाकी लोग भी बने हुए हैं। रोहिला साहब आपके पास भी लौटूंगे, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए अजय चौधरी जी। रोहिला साहब इसके बाद आपके पास लौटूंगे, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसके बाद आपके पास लौटूंगी। अजय चौधरी जी हमारे साथ बने हुए, लौटूंगी रोहिला साहब। अजय जी, हेलो रोहिला साहब लौटूंगे आपके पास, थोड़ा सा समय औरों को भी देने दीजिए। इंटरव्यू दिए थे, उनको काट के अपनी सेहतों को नौकरी दी गई थी। ठीक है ना, ठीक है, आपको समय दूंगी मैं, गरीबों का किया क्या है? ठीक है ना, समय दूंगी आपको, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। सुनिए रोहिला साहब थोड़ा सा सब्र बनाइए, लौटूंगी। अजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो अजय जी मेरी आवाज आ पा रही है? जी मैम। चलिए ठीक है, आप ही से सवाल मेरा, अर्जुन जी और रोहिला जी थोड़ा आराम कर लीजिए। सवाल मेरा ये है, जैसा कि आज जेपी दलाल जी से पूछा गया नवीन जिंदल के बारे में, जो सवाल मैंने अर्जुन जी से भी किया, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट इतना मायने नहीं रखता बीजेपी में, लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये मायने रखता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? और ये उन्होंने कहा भी तभी था, जेजेपी के सवालों का पलटवार उन्होंने किया था। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे साथी जो प्रवक्ता साथी हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनसे अगर कोई सवाल आपसे और पूछना आप पूछ लीजिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि मैं 2 मिनट के लिए अपनी बात रखूं तो बीच में टोका टाकी ना करें। बिल्कुल, आप बात रखिए अपनी। एक अच्छे प्रवक्ता के लिए एक अच्छा श्रोता होना भी जरूरी है। तो मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, आप बीच में टोका टाकी ना करें। जहां तक मैडम सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री आपके कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये फैसला हिंदुस्तान के जन आवाम को करना। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में वोटर को ये फैसला करना होता है। जिस तरह से इतने कॉन्फिडेंस में होकर के बात करते हैं कि अब की बार 400 पार, ऐसा ही नारा दिल्ली में 45 पार का दिया था, तमिलनाडु में 118 पार का दिया था, झारखंड में 65 पार का दिया, छत्तीसगढ़ में 50 पार का दिया, और बंगाल में 200 पार का दिया, मिजोरम में 21 पार का दिया, सीट 1 आई थी, बिहार में 162 पार का दिया, और हरियाणा में 75 पार का दिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने साइन इन इंडिया का नारा के सारे इलेक्शन लड़ा था, और आपके सामने क्या हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये फैसला हिंदुस्तान के मतदाता को करना है। जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो उसका जायजा तो ये लगाया जा सकता है, उसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं तो ईवीएम जो मशीनें हैं उनकी तरफ इनका इशारा जाता है कि अगर देश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को नकारे देगा तो फिर हमारे पास ईवीएम मशीन है, इसलिए आपसे इस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहीं अब की बार, मुझे तो लगता है 200 पार नहीं करने वाले। इंदिरा गांधी जी ने जब एक बार नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उस समय देश के मतदाता ने क्या किया था? अब की बार भारतीय जनता पार्टी में वही होने वाला है। ठीक, अच्छा एक सवाल और उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा था कि सबको अधिकार है लड़ने का, लेकिन मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी का ही है, और ये भी कहा था कि आपका जगह जगह काले झंडे लेकर विरोध हो रहा है जहां जहां जेजेपी और बीजेपी वाले पहुंच रहे हैं। देखो हम इस बात को मैं फेयरली एडमिट करता हूं, मेरी आदत है।
और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। सर छोटू राम जब अंग्रेज के शासन में हिंदुस्तान के किसान के पक्ष में कानून बनाए गए थे, तो उस समय उनका बड़ा विरोध हुआ था। इवन उनको खुद के गांव में नहीं घुसने दिया गया था। और आज देश का किसान चौधरी छोटू राम को अपना मसीहा मानता है कि उनके बनाए हुए कानून आज उनके समझ में आए। तो विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार सब किसी को है। एक बात में हाटा भी ध्यान लगा करके सुनना आप। अभी आप कह रहे थे कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आपका कसूर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी है। दोनों के कैंडिडेट मिले जुले। एक मिनट सुनिए आप प्लीज। ठीक है मैडम ज्योति जी। इसके बाद 1997 और 2005 के बीच में डीडी नेशनल पर एक धारावाहिक टेलीकास्ट होता था जिसका नाम था शक्तिमान, और उसमें मुकेश खन्ना जी डबल रोल में थे। और 450 एपिसोड देखने के बाद लोगों को पता चला था कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो बीजेपी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। ये सच्चाई है। आपके 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप आपस में मिले हुए। ये हरियाणा प्रदेश का मतदाता का सबक सिखाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना। ठीक है अजय जी, समय की पाबंदी। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर लौटेंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हांडा जी, बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है, ये सभी लोग मिले जुले हैं, आरोप है जेजेपी का। इनका जवाब दे देती हूँ कि 2019 में जब भाजपा ने 75 पार का नारा लगाया था, जनता ने उनको 40 पर लाकर घर बिठा दिया था। ये जेजेपी ही थी, ध्यान से सुनिए जरा जेजेपी के प्रवक्ता, ये जेजेपी ही थी जिन्होंने उनकी बैसाखी बनकर गए और आपने सरकार बनाई और खूब मलाई खाई, भ्रष्टाचार किया। मैं ज्योति जी अगर आपकी इजाजत हो तो जो मैं सुन रही थी इसके ऊपर मैं थोड़ी टिप्पणी कर दूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अंदरूनी ताकतें हैं जो देश को तोड़ रही हैं बाहर वालों के साथ मिलकर। पहली बात ये बर्बाद करने वाली, हिंदू मुसलमान किसने किया ये जग जाहिर है, माइनॉरिटीज के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है ये जग जाहिर है, वरना अच्छा भाईचारा बना हुआ था देश में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जेजेपी मैंने कहा बैसाखी बन के आए, अभी ये कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे या कुछ, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहूंगी रोहिला जी को कि अगर चंडीगढ़ मेयर की चुनाव जैसे आपने लड़े, अगर उसी तर्ज पर लड़ेंगे उस पर आप कभी जवाब नहीं बोल सकते, आप कभी मुंह नहीं खोल सकते उस बात पर कि आपने जैसे चंडीगढ़ में चुनाव लड़ा, अगर उस तरीके से लड़ेंगे तो हाँ 10 क्या आप सारी 543 भी जीत जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात में आपने कहा कि आपकी पार्टी में सबका स्वागत है, ये सिर्फ आपने ही नहीं कहा रोहिला जी, ये आपके वित्त मंत्री ने भी कहा है, जबकि आज तक की एडिटर जो है मेविका कुमार ने उनसे पूछा कि जी आपकी पार्टी में सबका स्वागत है, हाँ जी सबका स्वागत है, उसने कहा भ्रष्टाचारी बलात्कार होता, हाँ जी एवरीबडी इज वेलकम, डोर्स आर ओपन, एवरीबडी इज वेलकम। तो आपकी पार्टी में तो ये चल रहा है। दूसरी बात ये कि ईडी सीबीआई आईटी, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस बी टीम है तो गठबंधन हमने ऐसे ही नहीं बनाया, भाजपा के प्रवक्ता सुन ले रहे जी आप, पूरा विपक्ष जो इकट्ठा हुआ है किस लिए इकट्ठा हुआ है, ताकि देश के लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, देश की सीमाओं की रक्षा की जाए, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। इस बात को आप याद रखिए, मेरे लिए भी सबसे पहले देश और धरती माँ है और उसके बाद फिर मेरे लिए पार्टी है, उसके बाद फिर मेरा वजूद आता है। आप एक चीजें बोलिएगा आप, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही रोहिला जी ने बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि अब खर्ची पर्ची नहीं, अब तो अटैची चलते थे और 37 पेपर लीक कराए आपने, ठीक है जी। और कुछ कहना चाहूंगी मैं आपको, आचार संहिता का उल्लंघन आप करते हैं सारे का सारा, प्रधानमंत्री को सब छूट है लेकिन विपक्ष के लिए आचार संहिता है। मैं जरा 5-10 चुनाव दीजिएगा। अब एक नई बात सामने आई कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मामले से भागते हुए मोदी जी अब मटन, मछली और मुगलों पर आ गए हैं, क्योंकि मुद्दा है नहीं, बेरोजगारी पर बात करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे। अब मैं एक जवाब दे दूंगी इनेलो के प्रवक्ता को, मेरे इनेलो के भाई को। उन्होंने कहा 10 साल की सजा काट के आए हैं तो वो फ्री हो गए हैं, तो जो जिनको आप कोयला चोर कह रहे हैं वो तो फिर अपने उनसे मुक्त हो गए हैं या नहीं हो गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ही के राज में, इंतजार कीजिए, आपके बीच में नहीं बोली थी, अर्जुन जी सुन लीजिए एक बार। 5 सेकेंड और 10 साल की सजा इनके श्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की सजा काट के आए थे। क्यों गए थे जेल में? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई जब सजा काट के कोई आदमी आ जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है कोर्ट की तरफ से। राम रहीम, आप इसी नाक के नीचे क्यों पनपा सिरका में, क्यों पनपने दिया आपने उस अधिकारी को, खूनी को? इसका जवाब नहीं देंगे। आपके सिरसा में कैसे पनप गया और आपको पता नहीं चला? ये बड़े कमाल की बात है, खूनी भी है, अधिकारी भी नहीं। पर अर्जुन जी बारी में जवाब दीजिएगा, ऐसे सुन नहीं पाए क्योंकि आप म्यूट में है तो कोई सुन नहीं पाएगा आपको, तो इसलिए अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक है हांडा जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपके सवाल का जवाब अजय जी देना चाह रहे थे, उसके बाद से मैं रोहिला साहब आप पे आऊंगे। अजय जी छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी। ज्योति जी, हांडा जी ने अपनी बात रखी और इनको शेरो शायरी का बड़ा शौक है, तो मैं एक शेर के माध्यम से ही इतना रिप्लाई करूंगा कि इन्हें पता है कि इनकी दलीलों में दम नहीं, इनको पता है इनकी दलीलों में दम नहीं, लेकिन इनका शौक मोबाइल भी कम नहीं। मोबाइल उर्दू का एक शब्द है जिसके मायने होते हैं बहस करने का शौक, तो इनकी दलीलों में दम नहीं, इनका शौक मोबाइल भी कम नहीं। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। ये रोहिला साहब, अब सवाल मेरा आपसे है, जो जेजेपी कल तक ये बात करती थी कि भाई सरकार में बढ़िया काम हो रहा है, मिलकर के विकास हो रहा है, आगे बढ़ रहा है हमारा हरियाणा, लेकिन अब वो कहता है कि भाई आप 200 पर ही सिमट के रह जाएंगे, अब उसको आपकी नीतियों पर भरोसा नहीं रहा।
अरे ये भाई है मेरा, मैं क्या बोलूँ, सारा सब स्थिति सामने है। इन्होंने 2018 में आया के नारे लगाए थे, बस आप भी भाई हो सर मेरे, ये ऐसी कोई बात नहीं। तो आया के नारे लगाए थे इन्होंने बुआना में, तो उसकी स्थिति देखो, इनकी पार्टी टूट गई। ठीक है, फिर उन्हें बड़े मतलब एक सोशल मीडिया पे पार्टी उठी, बड़ा गुबार आया एकदम, बड़े नारे लगाते थे लोग। लेकिन आज क्या हो रहा है गांव में, गया हो ये नहीं किया। तो गया में दिग्विजय जी तो कल इतनी झूठ बोल के, मतलब यार हद है, मतलब आप मीडिया के सामने भी झूठ बोल रहे हो, और भी सफेद झूठ। तो मैं बीजेपी को पसंद नहीं करता था, मैं भी ये विधायक किसके थे? ये अति आत्मविश्वास ठीक नहीं कह रहे बीजेपी वाले, अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। जनता तय करेगी, आप नहीं होते हैं बताने वाले 400 पार आएगा या 500 पार आएगा। वो तो कोई बात नहीं, वो तो जनता ने तय करना ही पड़ेगा। तो इनके विधायक थे जिन्होंने समर्थन दे रखा था, तो अब ये बीजेपी से मैं तो पसंद ही नहीं करता। तो ऐसा कोई ऐसा चलता नहीं, क्योंकि जनता सब समझती। लेकिन अन्ना जी की पार्टी में जवाब देना चाहूंगा। अन्ना जी, आपकी पार्टी का दिवाला पिट चुका है बिल्कुल। आपकी पार्टी ने जो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे आपकी पार्टी का दिवाला पिट चुका है बिल्कुल। आपकी पार्टी को पसंद करने वाला नहीं है। आप लोगों ने जो गठबंधन किया है, आप पंजाब में फ्रेंडली खेल रहे हैं, गुजरात में फ्रेंडली खेल रहे हैं, तो गठबंधन कह रहा क्या? आपकी पूर्णिया सीट है, जाके पता कर लेना। आप पूर्णिया सीट पर जिस पार्टी को आपने ज्वाइन कराया, जिस पार्टी को आपने मदद करवाया, जन अधिकार पार्टी, उसके प्रमुख पप्पू यादव थे, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप टिकट नहीं दे पाए वहां। लालू प्रसाद यादव ने अपनी मर्जी से टिकटें बांट दी, आप उनके पीछे लगे हुए वहां। तो रोला जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, सुनो मेरी बात। अब कैप्टन अजय यादव खुद बोल गया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आजकल हो भी लिया, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। रणजीत जी राजस्थान जाके बैठ गए। ठीक है, शैलजा जी बोले मैं तो विधानसभा लड़ूंगी। आप लोगों का एक सुर है ही नहीं, तो आप लोग किस बिहार पे कह रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कैडर ने बड़ी मेहनत की है, 10 साल में डिलीवर किया लोगों को। तो हम उसी बात में जनता में जा रहे हैं, और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। और हरियाणा में अब की बार 400 पार का नारा तो मोदी जी को जनता ने दिया कि अब की बार हम 400 पार बताएंगे आपको। करेंगे एक, लेकिन मेरा भी सुनिए। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि भाई आप जितने लोगों को उतार रहे हैं उनमें से मैक्सिमम 60-70% तो हमारे कांग्रेस के ही हैं। हाँ, मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल खुल के जवाब दूंगा। 2014 से पहले हमारी कोई स्थिति नहीं थी बिल्कुल भी, ये बिल्कुल स्वीकार करता हूं मैं, क्योंकि हमारा इतना जनाधार नहीं था। लेकिन मोदी जी लॉन्च हुए, प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और फिर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। तो इस नाते जो मोदी जी का विजन था, उस विजन से लोग जुड़ते चले गए। उसमें आधी जो कांग्रेस खाली हो गई थी, जो इनलो वाले मेरे साथी हैं, इनके रामपाल माजरा जी, वो भी आगे नहीं इधर, उनको टिकट नहीं मिली तो वापस चले गए वो। तब जेजेपी वाले ये क्यों कह रहे हैं फिर? तब जेजेपी वाले ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस भी वही जेजेपी ना बीजेपी कांग्रेस है, कांग्रेस। आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात, जो तेजी में समर्था पर वो कहूंगा, जो 2013 से 2023 तक 10 साल का एक पीरियड होगा, 2 बार जो सांसद रह चुके हैं, तो क्या वो अब वो भाजपा की विचारधारा में तो आई, तो तभी तो वो भाजपा में टिके हुए है ना। तो वीरेंद्र सिंह का मन नहीं लगा यहाँ, तो वो निकल गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आता है या जो नेता आता है, उसमें कितनी भाजपा आई वो संगठन तय करता है। तो कई बार असुविधाएं हो जाती है लोगों को, लेकिन हम जैसे जो वर्षों से टिके हुए हैं, हमें पता है भाजपा क्या है। तो ये तो आवागमन चुनाव के समय होता रहता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेता इलाके के, उनका मूड है, वो तो हमेशा अब इनके पास कितने दिन टिकेंगे वो तो देखने वाली बात होगी ना। अभी जो दसपा वाले मेरे भाई कह रहे थे, भाई आपके तो यार पार्टी खाली हो चुके बिल्कुल। आज आपके जो मनदीप जी थे, वो बिश्नोई जी, आज वो भी निकल लिए, प्रदेश टेक्सार से निकल गए, जिला टेक्सार से निकलने लग रहे हैं। तो आपका तो भाई साहब, आप तो ये वेट कर रहे हो कोई तारका नहीं, आज टिकट पकड़ा दो। और राव बहादुर सिंह भी मतलब शायद पलटी मार देंगे 2 दिन में। ठीक। भांडा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अर्जुन जी का छोटा सा जवाब चाहूंगी। अर्जुन जी, छोटा सा जवाब। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही अर्जुन जी। हाँ, रखिए अपनी बात। देखिए, जजपा के मेरे साथी कह रहे थे कि ईवीएम पर कौन सी पार्टी सवाल उठा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात देखने वाली, जिन्होंने 4.5 साल बैठकर मलाई खाई, घोटाले किए,
प्रदेश में पूरे मिलकर दोनों पार्टियों ने घोटाले करने का काम किया, पूरी मलाई खाने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये लोग इनके घोटाले हमें नुकसान पहुंचाएंगे, एक तो होता है निकालना, एक होता है धक्के मार के निकालना, वो हाल हुआ। और जिनको मेरे प्रवक्ता साथी ने जेजेपी ने गिनवाए, पूरे देश के गिनवा दिए कि वहां पर इतने नारे, वहां पर इतने नारे। हरियाणा प्रदेश में 75 पार का नारा दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, और ये लोग क्या कह रहे थे, 75 जमुना पार करेंगे। ये वही लोग हैं जो जमुना पार करने की बातें कर रहे थे, उनकी गोदी में बैठकर 4.5 साल मलाई खाने का काम किया, और दोनों ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया। जब लास्ट में आकर लूट ज्यादा मचने लगी, उस लूट के हिस्से को आपस में सही तरीके से नहीं बट पाए, और इनको निकालकर साथ के साथ मुख्यमंत्री जी जो दुष्यंत के साथ मिलकर घोटाले करते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको रोहिला जी ईमानदार बता रहे थे, उनको क्यों बदल दिया गया? ठीक है, उनको क्यों बदल दिया गया? जवाब मैं चल रहा था, ईमानदार मुख्यमंत्री थे, उनको क्यों बदल दिया गया? उनको इसलिए बदल दिया गया क्योंकि प्रदेश की जनता जान चुकी थी, प्रदेश की जनता समझ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उनको बदलकर सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं है, इसलिए बदला गया। अर्जुन जी ठीक है, समय की पाबंदी है। अजय जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हांडा जी का रिएक्शन छोटा सा, उसके बाद अर्जुन जी आपके पास, रोहिला जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हांडा जी पहले जवाब दूंगी। इनको मैं पहले जज्बा के भाई को एक छोटा सा शेर से जवाब देना चाहूंगी। हमारी हस्ती कोई मिटा सके किसी में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। पहली बात, जज्बा भाजपा भाई आपने हरियाणा बेचकर खाई मलाई। और थोड़ा सा जवाब रोहिला जी को भी दे दूंगी मैं, कि ये कहते हैं कि 400 पार करना पड़ेगा, आपने जो शब्दावली यूज की वो बता रही मैं, तो जबरदस्ती है क्या? मतलब जनता के आप वही ईवीएम के घोटालेबाजी से आप करेंगे जैसे चंडीगढ़ के मेयर से किया आपने। दूसरी बात, नारे 400 पार के कैंडिडेट सारे उधार के, जिनको आप कहते हैं खराब थे, उन्हीं को आपने रख लिया अपनी पार्टी में। हमने तो नहीं कहा था, ठीक है, आप कहते हैं हमारे पास चेहरे नहीं, हमारे पास 362 आवेदन आए थे, जिसमें से 30 हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। बड़ी जल्दी हमारी भी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव जो है 25 मई को होने, तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, हमारे भी सारे प्रत्याशी आ जाएंगे। चलिए ठीक है जी, ठीक है। हांडा जी, अजय जी जवाब देंगे, उसके बाद रोहिला जी। अजय जी, आरोप आप पर बार बार लगता है कि मलाई आपने भी खाई, सकता है कि अब आप ही सवाल उठाने वाले बन रहे हैं। ज्योति जी, मैं तीनों प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से, और विशेष करके हमारे लोकदल के जो प्रवक्ता साथी हैं वो बड़े चिल्ला करके कॉफी के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, घोटाले। आप एक घोटाला बताएं कि 4.5 साल में एक घोटाला हुआ हो, ना खाता ना वही, जो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता कहे वो सही, ये कैसे मान लिया जाए? इस तरह के आरोप इस तरह के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। एक भी घोटाला अगर 4.5 साल में हुआ हो तो तीनों प्रवक्ता साथी बैठे हुए, तो किसी के ऊपर झूठे लांछन लगा करके आप अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं चमचा सकते। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी अब कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये झूठ बोला, दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये झूठ बोला। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि किसान के वेश में, और आज तो हमने फोटो रिलीज की है कि जो दिग्विजय सिंह चौटाला जी का विरोध करने के लिए खड़े हुए थे कटवाली में, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो आदमी अजय सिंह जी के साथ बैठा हुआ है। तीसरी बात, जहां तक झूठ की बात है, भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो साथी हैं वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहस करते हुए कह रहे थे कि जो भी घोटालेबाज एनडीए या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है ईडी और सीबीआई के माध्यम से, उनके किसी के भी केस बंद नहीं हुए हैं। मैं यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। अजीत पवार महाराष्ट्र से, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी इसके द्वारा संचालित एनडीए में शामिल हुए, मार्च 2024 में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी गई। इससे अगला उदाहरण मैं देना चाहूंगा महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र से जो सीनियर नेता थे उनके साथ इन्होंने ज्वाइन किया था, जिनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं, उनके केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। छगन भुजबल भी मार्च 2016 में ईडी ने अरेस्ट किया, 2023 में एनडीए में शामिल हुए, मौजूदा सीपीएफ फाइल गायब हो गई। इसके अलावा जो अशोक चौहान जी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए थे कि
आपकी बात हम एक बार सुन लीजिए। उनको अशोक चौहान जी को पहले दिन पार्टी में ज्वाइन करते हैं, अगले दिन राज्यसभा में भेज देते हैं। संजय के गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, किन किन के नाम चढ़ाओ। मैं तो ये फेहरिस्त छोटी पड़ रही है, आपका टाइम कम पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी आप भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ा रहे, जो अपने आप को कहती थी कि हम सुचारू पार्टी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है। हिंदुस्तान के सारे भ्रष्टाचारी मोदी वैक्सीन काउंटर में ला करके आप साफ सुथरे हो गए। चलिए ठीक है अजय जी। रोहिला जी छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद से अर्जुन जी के पास। रोहिला जी छोटा सा रिएक्शन। जी। इन्होंने जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता साथी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने की बात की, लेकिन आपके तो पीडीओ से वही प्रमुख आपकी पार्टी हो गए, पीडीओ से पीडीए कर गई, कार्यकर्ताओं के जरिए बिछाते आप लोगों ने किसको मौका दिया भाई सिर पे ये बैठेगा? नहीं, क्योंकि पारिवारिक पार्टियों में परिवार का ही होता है, बस बेटा पोता है उसका रिश्तेदार या जो भी है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बनाने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ नायब सैनी जैसा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो अपने ठीक है कार्यकर्ता होता है पानी पिलाता था। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, इसलिए पार्टी डिफरेंस इसीलिए है, या किसी को भी मौका मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में हम गर्व महसूस करते हैं कि इस पार्टी में कभी न कभी एक आप हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी नंबर आ जाएगा। नहीं, वो तो ये कोई बड़ी बात नहीं, परिवर्तन होता रहता है। वो केस वाले सवाल पे जवाब दीजिए ना, उन्होंने जो गिनाया सिलसिलेवार केस गिनाए कि हाँ वो मैं बता रहा हूँ ना। अब इन्होंने जो किया 10-12 साथी ने 4-5 नाम लिए हैं, तो उनके 50 कर लो 100 कर लो कोई बात नहीं। जो इन्होंने नाम लिए, क्या उनके केस बंद हुए? क्या उनकी जांचें बंद हुई? अगर वो देश सेवा करना चाहते हैं, अगर वो देश हित में पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, तो हम तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री जी हमारा शीर्ष ने तो हमेशा कहता है हाँ हमारी पार्टी में आने के बाद अगर उस पर कोई एलिगेशन लगा और वो पार्टी में रहा है तो मुझे एक नाम बता दो आप। चलिए ठीक। लेकिन जिसने किया है, क्योंकि हर किसी का कार्यक्षेत्र में जो हांडा जी एक नाम बताइए, उसके बाद अर्जुन जी आपके पास। हांडा जी जल्दी से बताइए एक नाम। भ्रष्टाचारी है। हाँ, वो प्रफुल्ल पटेल ले लो, छगन भुजबल ले लो, अशोक चौहान ले लो, अजीत पवार ले लो, हेमंत बिस्व शर्मा ले लो, जितने भ्रष्टाचारी सारे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आने के बाद बताइए कोई आरोप लगा हो तो। ये तो पहले के आरोप है सारे। अरे वो वही तो कमाल है मैडम, वही तो कमाल है। मोदी वॉशिंग पाउडर में धोकर सब 5 लाख हो जाते हैं, और इनकी वॉशिंग पाउडर, इनकी मशीन भी कहती है 8,552 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड की। पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात पे बड़ी हैरान हो रही हूँ कि INLD वाले और जेजेपी वाले, एक मिनट, INLD और जेजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अंदर से तो ये मिले हुए, क्योंकि आप लोग मिलकर लड़ाई, आप लोग चुनाव भी मिलकर यही आरोप वो आप पर लगाते हैं, आप उन पर लगा रहे हैं। नहीं, मैं इनके परिवार की, देखिए INLD और जेजेपी तो एक ही परिवार के हैं ना, एक ही DNA, एक ही ब्लड है ना। चौधरी देवीलाल जी की, ओम प्रकाश चौटाला जी की संतान ही है ना, उनके ही पौत्र है ना ये दुष्यंत चौटाला जी भी। तो ये तो मिलकर भी बीच में सुनने में आ रहा था कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, पहलवान बेटियों को पीटा गया, आप साथ नहीं थे। किसानों को 750 किसान मर गए, उनकी हत्यारी आपकी सरकार, आपने कोई काम नहीं किया। अभी भी आपने कोई आपका उसका बहिष्कार नहीं किया, आपने उसके खिलाफ बात नहीं की कि किसानों के लिए इतनी घटिया। और थर्ड रेट की भी डीग्रेड कहूंगी मैं, जो बैरिकेडिंग की गई तो शायद दुश्मनों के लिए भी ना की जाए। आप तब भी चुप थे, पेपर लीक होते तब आप चुप होते हैं। साथ में मैं तो कह रही हूँ, भाजपा जजपा भाई प्रदेश बेचकर खाई में लाई। चलिए ठीक है, समय की पाबंदी है, परिवार के हैं। ठीक है हांडा जी, समय की पाबंदी है। अजय जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन अर्जुन जी का नंबर है, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अर्जुन जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद अजय जी आपके पास। ज्योति जी जिस तरह से डिबेट में शेरोशायरी करने का काम करते हैं, इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, अगर मैं बात करूं सदन की, तो वहां पर भी शेरोशायरी करते रहते हैं। प्रदेश के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ। और बात कर रहे थे किसान आंदोलन में कहाँ थी जजपा, और वो कांग्रेस कहाँ थी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी पूछ रहे हैं। किसान आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी साथ थे। पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। एक करके हांडा जी इस्तीफा देने का काम किया, उनको इस्तीफा देने का काम किया। और रही मुद्दों की बात,
प्रदेश के मुद्दों की बात, चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक विधायक होते हुए विपक्ष की भूमिका सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला निभाते हैं। पूरा प्रदेश देखता है और कोई ना किसानों के साथ खड़ा था, ना महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ा था, सिर्फ अभय सिंह चौटाला खड़ा था। पूरा देश देखता है। और जो किसान था, आज पूरे प्रदेश का किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चुनाव होगा और कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कई सीटों पर जीत हासिल करेगी और कई सीटों पर अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव लड़ेगी। ठीक है अजय जी आपसे मुखातिब होते हुए कह रहे थे कि 750 किसान मारे गए जब किसान कानूनों का विरोध किया जा रहा था। हालांकि डबल गेम मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि वो 700 जो किसान 3 कृषि कानून पास किए गए वो केंद्र की सरकार के द्वारा पास किए गए। जननायक जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं था। और आप जिस तरह से आज बैठ करके कह रहे हैं, सांसद बिरजेंद्र सिंह ने उन तीनों काले कानूनों के पक्ष में लोकसभा में सरकार के पक्ष में मतदान किया और हाथी के अंदर उन्हीं कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकाली। आज वो दलाल आपकी पार्टी की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप कितने कितने हो जाओगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आज उसको मारो फैला करके कहा जा रहा कि बहुत बड़ा लीडर शामिल हो गया और वो तीनों कृषि कानूनों के पक्ष में हर्षी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालने मिलेगा। तो वो किसान विरोधी है कि नहीं है, बताइए आप। हांडा जी की आवाज अगर किसी ने ऐसा किया है तो तो गलत है। अगर किया है तो मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ वो भगवान के रूप होते हैं।